भारत में पहलगांव अटैक के बाद स्थिति विकट है और स्थिति कितनी विकट है, क्या हालात हैं। 26 लोग मारे गए हैं। कई दशक बाद इस तरह का धर्म को टारगेट करके किया गया हमला बहुत सारे सवाल उठाता है। इस्लामिक टेरर अटैक था। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, गार्डियन हो गया, इत्यादि हो गया, वहाँ लोग इससे भाग रहे हैं कि इस्लामिक टेरर अटैक था। इसमें अवश्य ही पाकिस्तान की प्लानिंग लग रही है। भारत में पहलगांव अटैक के बाद स्थिति विकट है और स्थिति कितनी विकट है, क्या हालात हैं, राजनीति और तमाम पहलू। 26 लोग मारे गए हैं। कई दशक बाद इस तरह का धर्म को टारगेट करके किया गया हमला बहुत सारे सवाल उठाता है। इन सवालों के जवाब और नए सवाल क्या हो सकते हैं और उन नए सवालों के जवाब के लिए हमारी व्यवस्थाओं की कितनी तैयारी है, हम कितने पानी में हैं, तमाम पहलुओं पर विश्लेषण करने के लिए आज मेरे साथ फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। आज आपका कमेंट थोड़ा विश्लेषित चाहूंगा क्योंकि आप कश्मीर में खासा प्रभावी रहे हैं। आप एज एन आईपीएस भी वहां काम कर चुके हैं। बहुत दिन नहीं रहा, अल्प समय के लिए रहा, लेकिन अध्ययन बड़ा किया है कश्मीर बिल्कुल का। आपने अध्ययन किया है, तो आप मुझे और हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपडेट करें कि अभी जो चल रहा है, ये लोग ये मान रहे हैं कि हम युद्ध करने वाले हैं और क्या स्थिति है कुल मिला के हमारे इंटेलिजेंस की और तमाम पहलुओं पे आप क्या, मैं एक्सपर्ट कमेंट चाहूंगा सर। देखिए साहब, पहली चीज क्या हुआ, जी दूसरी चीज क्यों हुआ, और तीसरी चीज अब क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो 3 मुद्दों पे ध्यान देते हैं। क्या हुआ भाई? इस्लामिक टेरर अटैक था। अब आप देखिए, बहुत से अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, गार्डियन हो गया, इत्यादि हो गया, वहां लोग इससे भाग रहे हैं कि इस्लामिक टेरर अटैक था। इस तथ्य से भाग रहे हैं। बिल्कुल। इससे हम भाग नहीं सकते। जी और ये इस्लामिक टेरर अटैक सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, ये बहुत और जगह हुआ है। अक्टूबर 7 में भी जो हुआ था इजराइल के खिलाफ, वो भी एक इस्लामिक टेरर अटैक था, वो हमास ने किया था। जी और भी कई अटैक हुए हैं, वो इस्लामिक टेरर अटैक हुए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये इस्लामिक टेरर अटैक था? क्योंकि उन्होंने पूछा कि कि आप मुसलमान हैं कि नहीं। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा क्या आप कलीमा पढ़ सकते हैं, और कलमा हमारे यहाँ कहते हैं। तो अगर आप या सुना सकते हैं तो आपको छोड़ दिया। तो और 26 मरे, उसमें से एक तो मुसलमान था जो कि घोड़े या टट्टू चला रहा था। एक क्रिस्तान था और बाकी 24 हिंदू थे। और जो क्रिस्तान था उसको बोला कि देखो, तुम लोग फिलिस्तीन में क्या कर रहे हो। हालांकि फिलिस्तीन में ये सूत्रों से पता चला है, पूरा तथ्य तो जब जांच होगी तब आएगा, पर सूत्रों ने ये बताया है जो कि उससे पूछा कि भाई तुम क्रिस्तान, उसने बोला देखो जी, मैं क्रिस्तान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं तो हिंदू नहीं हूं, मुझे छोड़ दो। उन्होंने बोला नहीं जी, आप देखो क्या कर रहे हो फिलिस्तीन में, और इसलिए तुम्हारा जो है अंतकाल आना बनता है। अब सीधी बात यह है कि फिलिस्तीन में तो यहूदी हैं, जो करने वाले हैं, ज्यूइश लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि वहां क्रिश्चियन कुछ कर रहे हो, बल्कि हनान अशरावी जो पैलेस्टीनियन स्पोक्सवुमन थी, वो तो स्वयं क्रिश्चियन थी। तो ये दिखाता है कि कितनी कट्टरता है। तो सीधी बात यह है कि ये अटैक हुआ काफी बर्बरता के साथ, और इसमें जो है अवश्य ही पाकिस्तान की प्लानिंग लग रही है या रही होगी।
और ये बात मुझे जो है मेरे फौज के सूत्र बता रहे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग, इंटेलिजेंस फौज के ही नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, भारत के, इजराइल की इंटेलिजेंस के लोग, और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के भी लोगों से बात हुई है। सब लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान आर्मी के नजरिए से देखा जाए तो ये ऑपरेशन बहुत बड़ा सक्सेस है। 1948 में भी उन्होंने कबीलियों को भेजा था, और इस दफे उन्होंने क्यों ये अटैक करवाया? भाई एक कश्मीर अब स्पॉटलाइट में वापस आ गया। कश्मीर स्पॉटलाइट से चला गया था, अब क्या है कि कश्मीर स्पॉटलाइट पे आ गया है। अब कोई इस्लामिक टेरर की बात नहीं कर रहा है, कोई पाकिस्तान के मदरसों की बात नहीं कर रहा है, पाकिस्तान के में चोरी चकारी की बात नहीं कर रहा है, जो मिलिट्री के जनरल आलीशान जिंदगी जीते हैं और जो उनकी पॉलिटिकल एलीट बिल्कुल बादशाहों की तरह, शाहजहां की तरह ताजमहल बनवाते फिरती है अपने घरों में, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं अरे बाप रे बाप, 2 न्यूक्लियर पावर लड़ आएंगे, न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, बिल्कुल महाकाल आ जाएगा। तो उस भय से क्या है कि अब कश्मीर स्पॉटलाइट में है और पाकिस्तान भी अब स्पॉटलाइट में है। तो पहला जो उनका ध्येय था, पहला लक्ष्य, वो उन्होंने पा लिया। दूसरा उनका क्या लक्ष्य था? भाई पाकिस्तान है कंगाल और उनकी फौज है बेहाल, लोकप्रिय तो है नहीं आज के दिन पाकिस्तान आर्मी। सबसे लोकप्रिय नेता उनका है इमरान खान। जुल्फिकर अली भुट्टो के बाद अगर कोई नेता लोकप्रिय हुआ है पाकिस्तान में तो वो है इमरान खान। इमरान खान को पाकिस्तान आर्मी ने जेल में ठोका हुआ है। तो कहावत है ना, अल्लाह आर्मी अमेरिका। पाकिस्तान क्या है? अल्लाह आर्मी अमेरिका। आपने तो अब एक रिदम दिया है इसमें सर कि देश कंगाल है, फौज बेहाल है और अफसर मालामाल है। बिल्कुल, अफसर भी और पाकिस्तानी नेता भी। अब देखें बिलावल भुट्टो उर्दू बोलता है अंग्रेजी एक्सेंट में। जी बिल्कुल। ऐसे बोलता है जैसे कि पैदा ही हुआ था वो अंग्रेज बहादुर के घर। और इनके आलीशान जो हैं प्रॉपर्टी हैं पाकिस्तान में, दुबई में, लंदन में। इनके बारे में तो कहा यह जाता है कि ये ऑर्जी ऑर्गेनाइज करते थे बाबू। जी, जब ये थे इंग्लैंड में। तो वो तो खैर अलग बात हो गई, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान जो है आर्मी लोकप्रिय तो है नहीं, लोकप्रिय नेता को जेल में ठोक रखी है। तो पाकिस्तान आर्मी के ऊपर काफी दबाव था, काफी प्रेशर था। अब क्या हुआ है कि अब इस अटैक के बाद पूरा पाकिस्तान एक हो गया है, भले ही 4 दिन के लिए हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान अब में एक आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान को एक ही चीज एक रखता है, एक ही चीज एक रखती है, हिंदुस्तान के लिए नफरत। पाकिस्तान का जन्म ही इसी पे हुआ कि जो मुसलमान हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, वो एक अलग मुल्क है। मोहम्मद अली जिन्ना गुजराती थे और उनका जो है उनके बारे में तो लंबी बात कभी और करेंगे, इश्तियाक अहमद साहब को बुलाएंगे, ठीक, डायरेक्ट एक्शन डे। तो पाकिस्तान का एक सैद्धांतिक नजरिया अलग है। तो पाकिस्तान को
आप देखें इतनी दिक्कतें हैं। आज के दिन ड्यूरैंड लाइन तालिबान मानते नहीं। तालिबान चाहते हैं एक बड़ा पख्तूनिस्तान। पाकिस्तान सारे पश्तूनों को निकाल रहा था जो अफगानिस्तान के थे, वापस भेज रहा था। बलूचिस्तान में काफी कांड हुए, कश्मीर में तो कांड हुआ, पर उसके पहले बलूचिस्तान में भी कई कांड हुए। वो हो न हो, बात यह है कि पाकिस्तान में अब हर कौम, हर रीजन अलग दिशा में अपने को खींच रहा। पाकिस्तान को एक रखना, एकजुट रखना बड़ा कठिन है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड। तो पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन इस कश्मीर के बाद सेंटर में थोड़ी सी ताकत आ गई है। अब हिंदुस्तान की ओर एक जिहादी अंदाज आ जाएगा मुल्क में, और कुछ दिन के लिए तो एका रहेगा। तीसरा पाकिस्तान का जो ध्येय था वो था कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड भारत में पैदा करे और उसमें इन हिंदुओं मुसलमानों में और दरार डाले, दरार डाले। अब देखें, रॉबर्ट वाड्रा जो कि प्रियंका गांधी के पति हैं, अभी भी शायद पति हैं, इन लोगों का तलाक तो हुआ नहीं है, हालांकि अलग अलग रहते हैं। पर रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा, बोला कि भाई ये अटैक इसलिए हुआ क्योंकि 370 हट गया, या इसलिए हुआ कि भाई मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। मतलब ऐसी वाहियात बातें कुछ लोग ऑपोजिशन के करते हैं कि वो इस दरार को और बढ़ा रहे हैं। ठीक, तो पाकिस्तान का वो मकसद, तीसरा मकसद पूरी तरह अभी कायम नहीं हुआ है, लेकिन दरार तो थोड़ी बहुत आएगी जरूर, क्योंकि मारा ही है अल्लाह के नाम पे है लोगों ने। तो पाकिस्तान ने एक अच्छा गेम खेला है। ठीक, पाकिस्तान ने अपना उद्देश्य और या अपने तीनों उद्देश्य पूरे किए हैं। ठीक, तो ये तो हुआ, क्या हुआ, बेकसूर लोग मारे गए, इस्लामिक टेरर अटैक था, पाकिस्तान आर्मी इसमें इन्वॉल्व्ड है, एसएसजी स्पेशल सर्विस ग्रुप के हाथ लगते हैं, और जो है अब कश्मीर लाइमलाइट में है, स्पॉटलाइट में है, पाकिस्तान एकजुट है, और दरार हिंदुस्तान में थोड़ी बढ़ी है। ठीक, ये तो हुआ, क्या हुआ प्रदीप भाई, अब क्यों हुआ? हाँ क्यों हुआ? अब इसके कई कारण हैं। अब जैसे मैंने कहा कि ऑपोजिशन में रॉबर्ट वाड्रा ने गलती की, सरकार ने भी गलती की, नरेंद्र मोदी सरकार ने काफी बड़ी गलतियां की। ठीक, लोग इनको और खासकर पुराने आरएडब्ल्यू के चीफ, क्या नाम है उनका, दुलत, क्या पूरा नाम इनका क्या है, अमरजीत सिंह दुलत है क्या, तो ये कहते हैं कि भाई सरकार को 370 हटाना नहीं चाहिए था। ये इस दुलत, मैं इस दुलत साहब से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। इन्होंने अभी फारूक अब्दुल्ला पे किताब लिखी है, उस पे भी चर्चा चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है। ये फारूक अब्दुल्ला को बड़ा महान मानते हैं। ये भूल जाते हैं कि इलेक्शन रिग भारत ने किया था। फारूक को ये इलेक्शन रिग करके 1987 में, जहां तक मुझे याद है, 1987 कश्मीर का इलेक्शन, वो जब रिग किया उसी के बाद इंसर्जेंसी बढ़ी, और फारूक तो लंदन रह रहा था। किस्सा तो
हाँ हाँ, तो अमरजीत सिंह दुलत के साथ एक और बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये बहुत ज्यादा स्टेट्समैन बनने के चक्कर में रहते हैं रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद ये जो हैं विश्व गुरु महागुरु ये भी बनने के चक्कर में हैं कि असी ग्रेट असीदा कुत्ता ग्रेट हैं। ये पंजाबी आईपीएस थे राजस्थान काडर में, पब्लिक स्कूल बॉय अपने को कहते हैं। और जैसे भारत के बहुत से पब्लिक स्कूल बॉय होते हैं ना, नारियल हैं ये, बाहर से भूरे अंदर से सफेद, वो भी बड़े सफेद भी नहीं है, मतलब सोचते हैं अपने को सफेद। तो सीधी बात यह है कि दुलत साहब तो लिखे थे किताब, ये लिखे थे किताब, और ये लिखे थे उनके साथ, इन्होंने लिखा था किताब आईएसआई के पुराने हेड के साथ, असद दुर्रानी के साथ, ठीक है, द स्पाई क्रॉनिकल्स, RAWISI एंड इल्यूजन ऑफ पीस। तो दुर्रानी का तो बुरा हाल किया, हालांकि वो अहमद शाह अब्दाली की ट्राइब से है। अहमद शाह अब्दाली 1761 में जिसने मराठों को हराया था वो भी दुर्रानी था। हालांकि दुर्रानी होने के बावजूद उसको पाकिस्तान ने पर्सोना नॉन ग्राटा कर दिया, पेंशन बंद कर दी, और दुलत चौड़े बने फिर रहे हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के अफसर हैं। तो अब दुलत बाबू जो हैं इतने लायक थे तो 87 में कुछ और कर लिए होते। 1999 में कांधार में क्या हुआ, अब जो है चवड़ियाते फिर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूं कि 370 हटाने की जरूरत नहीं थी। 370 तो हटाना बनता था, और इसलिए बनता था क्योंकि वहां आपको बाकी भारतवासी धीरे धीरे बसाने पड़ेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक राज्य में सारे कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया जाए और कोई माइनॉरिटी नहीं रहे, और आप 100% मुस्लिम सोसाइटी हो जाएं और कट्टर होते चले जाएं, और आप जो हैं और रेडिकलाइजेशन ट्राई करें बाकी जगह, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो सरकार का क्या दोष है? 370 मेरे हिसाब से दोष नहीं है। सरकार का दोष ये है कि सरकार ने वहां पे न अच्छे अफसर भेजे, न अच्छे सिस्टम बनाए। अब बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर से, शुरू करते हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को कोई लोकल पसंद नहीं करता है। जब मैं गया जम्मू, एक डोगरा उस आदमी की बड़ाई नहीं कर रहा था, कह रहा था कि ये चापलूसों के बीच घिरे हुए हैं, मात्र इनको चापलूस पसंद हैं, और इनकी एक नजर यूपी में रहती है कि यूपी के सीएम बन जाएं। ये तो हैं उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में भी इनकी प्रतिष्ठा तो थी नहीं, कोई इनको बड़ी ऊंची निगाह से नहीं देखता है। तो मनोज सिन्हा से तो भाजपा के लोकल नेता त्रस्त हैं। मुझे स्वयं भाजपा के लोकल नेताओं ने बोला है, सुनते ही नहीं है, लोकल इनपुट जीरो है, फीडबैक जीरो है, हम बात किससे कहें? 4 ठो इनके आईएएस आईपीएस चंगू पंगू हैं। चारण भाट, तो चारण भाट की ये सरकार चला रहे थे। लॉ एंड ऑर्डर इन्हीं के हाथ में है, उमर अब्दुल्ला के हाथ में नहीं है, ये बात याद रखें। लॉ एंड ऑर्डर मनोज सिन्हा के हाथ में है। ये गलती मनोज सिन्हा की है, और ये गलती होनी ही थी। क्यों? क्योंकि पहली बात मनोज सिन्हा, दूसरी बात यूटी काडर कर दिया। अब बीवीआर सुब्रमण्यम जैसे आदमी को चीफ सेक्रेटरी बना दिया इन्होंने। बीवीआर को मैं, सुब्बू को मैं जानता हूं। सुब्बू बाबू ट्रेनर थे LBSNA में। अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जब मैं प्रोबेशनर था। दिमाग बिल्कुल तेज है, काफी एनर्जेटिक हैं, अब नीति आयोग के हेड हैं, लेकिन कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानते।
और अहंकार ऐसा कि रावण को शर्म आ जाए। रावण का अहंकार नहीं रहा, लेकिन सुब्बू का अहंकार अभी भी है। तो सुब्बू से भी लोग त्रस्त थे। लोकल कोई आदमी न मनोज सिन्हा से खुश, न सुब्बू से खुश। जी, ठीक इसी तरह यूटी कार्डर कर दिया इन्होंने। एक बड़ी चीज है सर इसमें कि कश्मीर का जे.एंड.के का अपना एक अलग कार्डर था आईएएस आईपीएस का, अब उनको यूटी में कन्वर्ट कर दिया, हो गए हैं निश्चित तौर पे, जैसे यूनियन टेरिटरी बनी है वो। तो इंटेलिजेंस और दूसरी चीजों पे उस पे आ रहा मैं। तो बहुत से अफसर आए जिनको कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता था, ऊपर आके बैठ गए, और वो फिर होता है ना, बल्ब घुमाते रहे, बल्ले बल्ले करते रहे। तो सिविल मशीनरी में फीडबैक लूप था ही नहीं। ये कई लोग मुझे पिछले 5 साल से कह रहे थे कि बात किससे कहें, किससे कहें, एमएलए से कहें, स्टेटहुड भी नहीं है, किससे कहें। अफसरशाही चला रही थी, निरंकुश अफसरशाही, मदमस्त हाथी की तरह। ये देश की भी दिक्कत है आज के दिन। देश में भी जैसे आरएसएस के एक बहुत सीनियर व्यक्ति ने मुझसे कहा कि अतुल जी, दिस इज, ये नरेंद्र मोदी सरकार, दिस इज एन आईएएस गवर्नमेंट विद आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द आरएसएस। रिपीट करूंगा, दिस इज एन आईएएस गवर्नमेंट विद आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द आरएसएस। तो बोला कि आरएसएस की कोई औकात नहीं है। ठीक है, 2-4 यूनिवर्सिटी के वीसी बना देते हैं, लेकिन चलाते वही हैं, पीएमओ के 4 ठो अफसर और बाकी सेक्रेटरी आपस में, तो वो भी चहेते प्रिय। तो ये दिक्कत कश्मीर में थी, फीडबैक लूप था नहीं। ह्यूमन इंटेलिजेंस कमजोर होती चली गई, टेक्निकल इंटेलिजेंस पे बड़ा ध्यान था, टेकिंट पे बहुत रिलायंस था, टैप कर दिया फोन, ये कर दिया। और ठीक है, सीधी बात यह है कि आर्थिक विकास तो लाए, टूरिज्म अवश्य लाए, बहुत प्रोजेक्ट बनाए, बिल्कुल ये सब काम किया नरेंद्र मोदी सरकार ने, और इस पे इनको श्रेय भी जाता है। लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया न इंटेलिजेंस पे, लूप पे, और 370 के बाद जो है स्टेटहुड, वो भी बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फौज को नेग्लेक्ट किया। पहली बात कि लाइन ऑफ कंट्रोल से हटाए ट्रूप्स और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे लगाए। लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान का बॉर्डर, वहां से हटा के इन्होंने लगा दिए चाइना पे। ठीक है, चाइना से थ्रेट था, माना, चलिए ठीक। लेकिन अब क्या हुआ कि पुंछ राजौरी, वो पूरा इलाका पोरस ज्यादा हो गया, वहां से घुसपैठी आने लगे। तो नंबर 1 गलती, ट्रूप्स कम हो गए। दूसरी चीज अग्निपथ ले आई है, जो कि कबाड़ स्कीम है। इस पे हमारा वीडियो तो आप बाद में निकालेंगे ही, मेरे पिताजी का भी है इस पे। बिल्कुल दिमाग का दिवालियापन सर। इसमें अग्निपथ से मोराल ही चला गया गटर में फौज का। जी बिल्कुल ठीक। तो रिक्रूट, तो पहले आपने जो है, अरे नहीं, ये तीसरी चीज है। पहले तो आपने फौज हटाई, इधर से उधर किए। दूसरा, आपने रिक्रूट ही नहीं किया कोविड के दिनों। इस पे जनरल बख्शी काफी चीख चिल्ला रहे हैं। हाँ, जनरल बख्शी के लिए मैं 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। जनरल बख्शी से बड़ा कोई प्रचारक हुआ नहीं सेना का पूर्व रिटायर में। अब वो हो गए 75 के, तो उनको लगता है गवर्नर कुछ बना नहीं रहे हैं, तो अब वो भी ये सच बोले हैं। तो ये बात तो फैक्ट हो गई कि अग्निवीर में खामी है बड़े पैमाने पे। देखिए, पहली बात, आपने एलएसी से हटाई ट्रूप्स, जी, कर दिए चाइना पे, चलिए जरूरत है। दूसरी बात, कोविड में रिक्रूटमेंट नहीं किया, चलिए बीमारी थी नहीं किया। उसके बाद कम से कम आप शॉर्टफॉल फिल करते। तीसरी बात, आप अग्निपथ ले आए, जिसमें कि पता चलेगा 6 महीने की ट्रेनिंग है। भूखा मरा हमारा जो है सिपाही आता है, उसको खिला पिला के आप हृष्ट पुष्ट करते हैं 3 महीने में, और 3 महीने बस उसको और ट्रेनिंग,
और 6 महीने में आपने उसको दे दिया यूनिट को। अब वो यूनिट में जाए, लड़े, पता चला बंदूक उल्टी क्या की लड़ेगा? उसको फ्यूचर ट्रेनिंग भी कोई नहीं देगा 4 साल जब तक नहीं होंगे। तो आपने फौज को बना दिया भाड़े के टट्टू। क्यों? क्योंकि आपने कहा ओ जी पैसे बचाने हैं, ओ जी हम जो है ज्यादा लोगों को मिलिटरली सशक्त बनाएंगे, रिजर्व्स बढ़ाएंगे, जो भी आपकी लॉजिक हो, बिना सिर पैर की लॉजिक, बेपैर की, और फीडबैक लूप फिर नहीं है। कोई प्रधानमंत्री से बात नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं कर सकता, क्यों करे? खौफ है। जैसे इंदिरा गांधी का फौज खौफ था एक दिनों, आज नरेंद्र मोदी का है। तो यथार्थ यह है कि ये स्कीम तो बिल्कुल बकवास है। तो एलएसी पे ले आना लोगों को, नंबर 1। नंबर 2, कोविड के समय रिक्रूटमेंट ना करना। नंबर 3, अग्निपथ लाना है। तीनों ने फौज को कर दिया कमजोर, और 2023 से फौजी मर रहे हैं। ठीक है, मैं जो है मैं देख रहा था कि एक स्टोरी जिसमें कह रहे थे कि ये स्टोरी तो है काफी पहले की। ये स्टोरी है ये स्टोरी है एनडीटीवी की, जो कि अदानी जिसके मालिक हैं, गौतम अदानी ग्रुप। और ये स्टोरी है कि 48 सिपाही मरे, सोल्जर्स मरे, अफसर भी मरे, 48 फौजी मरे 32 महीनों में, और टाइमलाइन है मेजर अटैक्स की। और ये स्टोरी है 2024 की। ठीक, ये स्टोरी है जुलाई 16, 2024 की। और सीधी बात यह है कि 23 से काफी फौजी मर रहे थे। पुंछ राजौरी में काफी घुसपैठी आ रहे थे, काफी फौजी मर रहे थे। एक मेरा एक अभिन्न मित्र है, कप्तान है, उसका एक मित्र मरा, कैप्टन शुभम गुप्ता, और ये 9 पैरा का था लड़का। ठीक, और राजौरी में मरा 22 नवंबर 2023 को मरा ये लड़का। और क्या हो रहा था कि ये स्टील टिप बुलेट्स प्रयोग कर रहे थे जो पाकिस्तानी आ रहे थे, एसएसजी के कई आ रहे थे, बड़े इनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी थी। ये मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करते थे, ये लोकल मस्जिद में आके तकरीर कर रहे थे, लोकल सपोर्ट बढ़ा रहे थे। ठीक, तो सीधी बात यह है कि फौज, पहली चीज ये हुई कि फौज को इन्होंने भाड़े का टट्टू बना दिया, और पुंछ राजौरी में आके फौजी मरते रहे। लेकिन फौजी जब मरता है तो हिंदुस्तान में किसी को फर्क नहीं पड़ता है। भारतवर्ष में लोग मान के चलते हैं कि फौजी मरने के लिए ही पैदा हुआ है। आईएएस मरे तो देखिए आप, बौरा आएगा देश, क्योंकि आईएएस राजा है देश का। आईपीएस भी मरे तो दुर्योधन या दुशासन को कुछ हुआ तो लोग बिल्कुल बौरा जाते हैं, लेकिन फौजी तो मरने के लिए है। और पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई फौजी को मारने से कुछ नहीं होगा, किल टूरिस्ट एंड किल टूरिज्म, सिविलियन मारो। तो फौजी तो मर रहे थे 2023 से, और कई लोगों ने मुझे बोला कि सर कश्मीर भी उबलेगा, आज नहीं तो कल। आज ये पीर पांजाल में है, जंगलों में है, पुंछ राजौरी में है, कल जरूर वैली में जाके कुछ करेंगे। और किया, और ये मुझे कप्तानों ने बोला बार बार। जनरलों को मैं बार बार कहता हूं, मजाक में कहता हूं लेकिन यथार्थ भी है, जनरलों को भारतवर्ष में कुछ ज्यादा पता वता होता नहीं है। ज्यादातर जनरल अपना बंगले में रहता है। जनरल भी आईएएस आईपीएस बन जाता है ना, वो रहता है बंगले में, वो जाता है गोल्फ कोर्स,
वो फिर जुगाड़ में लग जाता है कि भाई हम आर्मी कमांडर बने, हम चीफ बन जाएं, उसके बाद गवर्नर बन जाएं। तो वो भी माया जाल में चक्रव्यूह की तरह, अरे माया जाल में फंस जाता है, अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंस जाता है। लेकिन कप्तान को पता होता है क्या हो रहा है, क्योंकि कप्तान सिपाही के साथ ऑपरेशन पे जाता है और सिपाही को पता होता है। जी बिल्कुल। तो मैं काफी पिछले कुछ दिनों में 500-600 सिपाहियों से बात किया हूं, और बार बार यही समझ में आ रहा है कि हालात अच्छे नहीं थे। लेकिन यहां सरकार की गलती है। सरकार की क्या गलती है? बार बार अरे अब टेररिज्म नहीं टूरिज्म आ गया है भाषण में। ये बिल्कुल, ये शायद अमित शाह बोले थे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी यथार्थ को नहीं देख रहे थे, गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांध लिए थे। तो ये उत्तम नहीं है, ये ठीक नहीं था। अच्छा, इंटेलिजेंस का बुरा हाल, ह्यूमन इंटेलिजेंस बार बार कहा कि है ही नहीं। ये इंटेलिजेंस के लोग मुझे बता रहे हैं कि सर हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस बहुत खराब है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो कश्मीर के हेड हैं पंकज ठाकुर, मेरे तो बैचमेट हैं, 98 बैच में हम दोनों लोग साथ थे। और स्मार्ट आदमी है, दिमाग का तेज आदमी है, बातचीत का धनी आदमी है, IIT कानपुर का है। लेकिन इतिहास की उसको अच्छी समझ नहीं है। पाकिस्तान या कश्मीर की उसकी नॉलेज ऐसी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। खैर, जब हम लोग एक दूसरे को जानते थे तब तो नहीं थी। और मैं तो उसको डुबोया करता था स्विमिंग पूल में, क्योंकि मैं स्विमर था। तो एक दफे कुछ ज्यादा ही मेरे से अति हो गई, तो काफी देर मैंने उसको डुबोया, 2-3 दफे। तो जब ऊपर आया बेचारा, तो मुझे बोला कि भगवान हमको अगले जन्म में बल देगा तब बताएंगे। तो शरीफ आदमी है, और मैंने शायद उसके साथ थोड़ी बहुत अति भी की। लेकिन ये बात ये है कि उसकी पहली चॉइस थी इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना। उसके बाद वो कर्नाटक काडर में था, दुखी था मुख्यमंत्री से, तो फिर आ गया IB में। और IB में उसने काम लगन के साथ किया है। लेकिन मोसाद की तरह थोड़ी है वो, शिनबेद की तरह थोड़ी है वो। वही बात आ जाती है कि भाई मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आपकी इंटेलिजेंस में उस तरह के लोग ही नहीं जा रहे जो कि कुछ करना चाहते हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चॉइस नहीं मिला, तो चलो भाई आ गए हम IB में। IB का फेलियर तो है ही ये, और IB का ही नहीं है, RAW का भी फेलियर है। RAW का तो इतना बुरा हाल है कि कप्तान बताते हैं कि सर जो RAW के सोर्सेस हैं वो ज्यादातर डबल एजेंट होते हैं, हम ही को मरवाते फिरते हैं। अब ये तो बड़ी शर्मनाक बात है ना, अगर ये बात सच है। RAW तो खैर बहुत ही बुरा हाल है, वो तो रिलेटिव्स एंड वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन है ना। तो RAW का तो मतलब जो हाल है बिल्कुल कार्टून बन गए हैं। तो आपका इंटेलिजेंस फेलियर तो कंप्लीट है, वो सिस्टमिक फ्लॉ है, क्योंकि आप 21-22 साल के लड़के को रिक्रूट करके ट्रेन नहीं कर रहे। ना आप एप्टीट्यूड पे ध्यान दे रहे हो, ना एटीट्यूड लोगों का सही है, ना अकाउंटेबिलिटी है। AAA जो मैं कहता हूं, भैया सही एप्टीट्यूड, सही एटीट्यूड के लोग हों, एप्टीट्यूड के लोग हों, फिर अकाउंटेबल आप रखो। कुछ नहीं है। तो ठीक है, आप वहां पे खूब आदमी जो है पोस्ट करके, पैरामिलिट्री भी पोस्ट कर दिया आपने पैरामिलिट्री पोस्ट कर दी, आपने जो है फौज लगा दी, आपने लोकल पुलिस लगा दी, आप किसी तरह काबू किए हुए। और ठीक है, डेवलपमेंट भी खूब किया, पैसा भी खूब फेंका। लेकिन यथार्थ ये है कि जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, लॉन्ग टर्म चैलेंज है, वो तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो यथार्थ ये है कि कश्मीर पे तो हम लोगों की सोच ही शुरू से सीधी और सटीक नहीं रही है। ये मेरी 2-3 लोगों से बात हुई, और
अलग अलग, कोई आईएएस का, कोई आईपीएस का, कोई फौज का, कोई कांग्रेस का, कोई आरएसएस का, और सबकी ये सहमति है कि हाँ, हमारी सोच सीधी और सटीक तो नहीं रही, कंफ्यूज थे हम शुरू में। अब जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि भाई हमने पूरा कश्मीर नहीं लिया, हम भागते गए रोंटों की तरह यूएन के पास। और स्टीवन कोहेन, जो कि अब नहीं रहे, जिन्होंने किताब लिखी थी भारतीय डिफेंस पे, आर्मिंग विदाउट एमिंग या इस तरह की, उन्होंने कहा कि क्या रोंटों की, तुम्हारा नेबरहुड है, तुम सॉल्व करो। क्यों हमेशा लोग कहते थे अमेरिका हमारा साथ नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वेस्ट हमारे खिलाफ है। तो सीधी बात यह है कि शुरू से एक सीधी सटीक सोच नहीं थी। फिर वहां कश्मीर से जब हटाया जो है 1992 में हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को, तब भी देश के कान पे जू नहीं रहेंगी, और जो दिल्ली के लोग हैं उनके कान पे जू नहीं रहेगी। अच्छा, 370 हटाने के बाद भी वहां 1990 में हटाए गए थे कश्मीरी पंडित, 90 में, ठीक है। तो अब देखना होगा कौन सा, मैं भूल रहा हूं, देख लीजिएगा। याद है सर? हाँ, देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूं ना, देख लीजिएगा, और बाकी लोग भी देख लें, रिसर्च वगैरह कर लें। हाँ, उसी समय 89 में इंसर्जेंसी हुई और उसके बाद ये हुआ, कांड हुआ। अच्छा, उसके बाद ठीक है 370 हटाया, तो 370 पहला कदम है ना, दूसरा कदम क्या है? वहां भारतवासियों को बसाइए। बात है सर, पहला कदम आप कह रहे हैं जरूरत थी, है ना? जैसे तो दूसरा नहीं लिया उसके बाद, वहां मनोज सिन्हा को बसा दिया आपने। ये बड़ी बात है सर, ये बड़ी बात है सर। ठीक है, तो जब तक वहां पे मिश्रित आबादी नहीं होगी, और वो कश्मीरियों के लिए भी अच्छा है, अगर 2-4 पंजाब से सिख चले गए और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करने लगे, 5 इंडस्ट्री खड़ी कर दी किसी ने, लाला जी ने खड़ी कर दी, मान लें आप, मारवाड़ी जी चले गए, 4 फैक्ट्री लगा दी, आपके 2-4 पारसी बाबा आके बस गए, वहां होटल चला दिए, तो सबके लिए अच्छा रहेगा ना। और तब वाकई कश्मीरियत लौट के आएगी। बिल्कुल देश के बाकी हिस्सों जैसा ही ये हिस्सा हो जाएगा। नहीं, कश्मीरियत का यही है ना कि एक सूफी इस्लाम था और उसमें हर जगह के लिए, हर मजहब के लिए जगह थी, तो तब लौट के आएगी ना। अभी तो एक बात तो क्लियर है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर था, बिल्कुल था, पुलिस का फेलियर था, वहां पे पुलिस थी ही नहीं, नंबर 2। और तीसरी बात यह है कि लोकल कल्यूजन भी रहा कुछ, ठीक, बहुत से लोकल लोगों ने मदद की है, बाद में लोगों का भला भी किया है, और कश्मीर में डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह भी हुए हैं इस अटैक के अगेंस्ट, वो बात सच है, लेकिन कुछ लोकल लोग तो कल्यूजन किए हैं। एक क्लियर है कि पाकिस्तान के पास अच्छे सोर्स हैं और अच्छा सपोर्ट है कश्मीर के अंदर तो ये बहुत। पहले दिन जो हुआ सर, उसके तुरंत बाद ये खबरें आई थी, खबरें क्या फोटोज आई कि कई दुकानदार दुकानें छोड़ के भाग गए कश्मीर में कई जगह। तो ये माना जा रहा है कि बड़े पैमाने पे एक स्लीपर सेल है। नहीं, स्लीपर सेल तो होंगे ही ना, कुछ तो होंगे ही ना, तो इतने दिन से उन्होंने भी काम किया है। और आपका तो ह्यूमन इंटेलिजेंस बनाना सबसे मुश्किल है, और वो किया नहीं है, उस पर काम किया नहीं है हमने कई सालों से। तो अब ये हुआ, क्यों हुआ? पुलिस फेलियर, क्योंकि वहां पुलिस होनी चाहिए थी आसपास, इंटेलिजेंस फेलियर, ठीक, मिलिट्री फेलियर कि आपकी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे नहीं रही काफी दिन, ये 3, पॉलिटिकल फेलियर कि आपने गलत लोगों को भेजा, गलत सिस्टम वहां बनाए, ठीक, और 5वां एक नेशनल फेलियर कि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपके फौजी मर रहे हैं 2023 से, आग लगी हुई है और आप अंधे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की गलती नहीं है, ये नेशन की गलती है कि हम लोग अंधे हो जाते हैं और फौजी के मरने पे
ध्यान नहीं देते, जवान हमारा मरता है उस पे हम ध्यान नहीं मान देते। ले रहे हैं उसको, यहाँ कश्मीर रहते हैं। हाँ, अब बढ़ रहा है, दिक्कतें, फीडबैक लूप नहीं है। तो ये सब चीजें थी। तो ये हुआ, क्या हुआ और क्यों हुआ। अब आते हैं कि क्या कर सकते हैं। बड़ा इशू है ये सर, बड़ा इशू है। हम तो सो ही नहीं रहे, हम सोच रहे हैं कि आज रात को युद्ध शुरू हो सकता है। वो तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं लोग। लेकिन अब देखें, इंडस वाटर ट्रीटी छोड़ दी, वो सस्पेंड की है, अभी छोड़ी नहीं है। तो अब कुछ लोगों का कहना यह है कि टनल वनल हैं, बन गए हैं वाटर चैनल्स, और वाकई ही क्रॉप फेलियर हो सकता है पाकिस्तान में इसी गर्मी में, कि जैसे अभी झेलम में बाढ़ आ गई, वो क्योंकि हमने पानी छोड़ दिया। कुछ लोग ये कह रहे हैं भारत में। अब ये इसमें मुझे अध्ययन करना होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडस जो वाटर ट्रीटी है ये 1960 की है, और ये 1965 में भी रही जब लड़ाई हुई, 1971 में भी ये रही, 1999 में भी कारगिल के बाद भी ये रही। किसी ने इसको छुआ नहीं। मौकों पे रही, जब चाहे वो प्लेन अपहरण हुआ हो हमारा, चाहे हमारे संसद पे हमला, चाहे मुंबई अटैक, कभी बिल्कुल मुंबई में तो हमारे 170 लोग के आसपास मारे गए थे। लेकिन बिल्कुल, तो अब ये अहम बात यह है कि इस ट्रीटी से चिपके रहने का एक भारत के नजरिए से कोई तुक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, सतलज, ब्यास और रवि, सतलज फिर ब्यास फिर रवि, ये शुरुआत कर रहे हैं हम पूरब से। ठीक, ये भारत के पास इनका पानी। फिर है चेनाब, झेलम और इंडस। ठीक, और इनका पानी जाता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान खेती पर ही निर्भर है। पाकिस्तान में सामंतवाद पूरी तरह है। एग्रीकल्चरल सोसाइटी है और फ्यूडल सोसाइटी है। तो जब से ये ट्रीटी बनी तब से पाकिस्तान की आबादी 5 गुना बढ़ी है, भारत की 3 गुना बढ़ी है। और पाकिस्तान में कनाल नेटवर्क बनाया था अंग्रेजों ने, वहां पे बसाया था बहुत से सिपाहियों को इन्होंने, कि बगावत ना हो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। वहां से बहुत से सिख भाग के आए, जमीनें इनकी बढ़ी गई। तो वो कनाल नेटवर्क का फायदा बिल्कुल है पाकिस्तान को, और उस की वजह से इनके यहां खेती वेती अच्छी है। पंजाब में बाद में बना कैनाल नेटवर्क, और पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, भारत के पंजाब में ये आया 60s के बाद। ठीक, 65 के बाद जय जवान जय किसान। ठीक, और पंजाब में अब काफी वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, पंजाब में नहीं, क्या बाकी जगह भी। ठीक है, तो ये ट्रीटी हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले की है। तो अब भारत को भी जरूरत है उस पानी की। अगर पाकिस्तान जो है भारत पे हमला ही करता रहेगा तो, और सिविलियंस को मारता रहेगा, और इतनी बर्बरता से मारता रहेगा, और पुंछ राजौरी में एथनिक क्लेंजिंग करवाएगा। तो कश्मीर में तो कर दी एथनिक क्लेंजिंग, सबको भगा दिया जो भी गैर मुसलमान है। अब पुंछ राजौरी में भी वही प्लान है। तो भाई भारत के पास क्या विकल्प है? आज नहीं तो कल भारत को भी तो कुछ अस्त्र, अगर वो अग्नि अस्त्र चलाएंगे तो भाई भारत को भी कुछ अस्त्र चलाना होगा, ब्रह्मास्त्र ही चलाना पड़ जाए। ठीक, तो सीधी बात यह है कि ये कदम 370 की तरफ मुझे तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन आज ये नहीं कर पाएंगे।
ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई देखिए क्रॉप फेलियर हो जाएगा, इसी साल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पानी रोक देंगे, फिर कभी बहा देंगे। पाकिस्तान जब तक साल के अंत तक, इस साल का अंत आएगा, पाकिस्तान के पास अनाज नहीं रहेगा खाने को। एक नजरिया ये है। दूसरा नजरिया ये है कि भाई इतनी जल्दी इसका असर नहीं होगा, इसका असर आएगा 7-10 साल में, क्योंकि डैम बनाने पड़ेंगे, कनाल बनाने पड़ेंगे। अच्छा, इससे कश्मीरी बहुत खुश हैं, क्योंकि पानी सबसे ज्यादा अगर मिलेगा तो कश्मीर को मिलेगा। तो इस इंडस वाटर्स ट्रीटी से सबसे ज्यादा खुश कश्मीरी हैं। पाकिस्तान कह रहा है ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, हम लड़ आएंगे। उनका डिफेंस मिनिस्टर तो बोला, अभी बड़ा प्रचलित एक इंटरव्यू हुआ कि हमने जो है इस्लामिक टेररिज्म किया और हमने ये वेस्ट के लिए किया। वो सारा दोष अब वेस्ट को दे रहे हैं कि हमने वेस्ट की डर्टी लॉन्ड्री, ये गंदे कपड़े हमने साफ किए और देखो हमारे साथ दिक्कत है, और सबसे ज्यादा टेररिज्म से हम ही लड़े हैं। तो पाकिस्तान शुरू से दोहरा खेल खेलता आया है। 48 से ही कबीलियों को उन्होंने झोंक दिया था कश्मीर में। एक और तो वो जिहादी पकड़ते हैं, एक और तो इस्लाम के नाम पे वो खड़े होते हैं एकजुट होके। और फिर क्या होता है कि जब खड़े होते हैं इस्लाम के नाम पे, तो कट्टरता का खतरा तो रहता ही है। जुल्फिकार अली भुट्टो को भी अहमदियों को गैर मुसलमान करार करना पड़ा। ये 1974 की बात है। तो पाकिस्तान के डीएनए में वो होता है ना, सॉफ्टवेयर में कहते हैं इज इट अ फीचर और इज इट अ बग। पाकिस्तान के फीचर में ही है जिहाद। तो उनको जिहाद करना है, उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए थी शुरू से, क्योंकि लाहौर तो बगल में है बॉर्डर के, बिल्कुल। तो सीधी बात यह है कि आप जो हैं अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ ढूंढते थे, तो डबल गेम वो ये खेलते थे कि एक और तो जिहाद को बढ़ाते थे, लेकिन फिर अगर जिहादी बहुत बढ़ गए तो उनके लिए भी दिक्कत होने लगती थी। अब देख रहे हैं उनके यहाँ भी तालिबान चढ़ने लगा है अब पाकिस्तानियों पे ही। तो फिर वो कहते थे हाय 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 हाय, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए। देखो हम टेररिज्म से तो हम लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा हम ही पीड़ित हैं, हम ही ने सबसे ज्यादा दाम चुकाया है, हमने तो खून में दाम चुकाया है। तो वो बात भी सच थोड़ी बहुत तो है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि है जिहादी स्टेट, जिहाद की फैक्ट्री है, क्योंकि स्टेट कोलैप्स कर चुका है। स्टेट न देता है एजुकेशन, स्टेट न देता है हेल्थ केयर, स्टेट न देता है बेसिक सर्विस। तो अगर आपका 5 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, मान ले लड़का है, कहाँ भेजेंगे आप उसको? अगर पढ़ाना है तो मदरसे ही तो भेजेंगे। बिल्कुल। तो स्टेट के कोलैप्स की वजह से पाकिस्तान में जो है, और इस पे रिपोर्ट सबने लिखी है, CIA ने लिखी है, MI6 पे लिखी है, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस पे लिखी है, मतलब जितनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं सबने लिख डाली हैं, थिंक टैंक्स हैं सबने लिख डाली है कि पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन बहुत गजब हुआ है। और पहले सऊदी पैसे से हुआ है, अब नहीं हो रहा है। अब तो सऊदी तेल भारत को बेच रहे हैं, तो भारत सऊदी अरेबिया को भी अपनी ओर करने के चक्कर में है डिप्लोमेटिकली। लेकिन यथार्थ ये है कि पाकिस्तान का नेचर है एंटी इंडिया, और पाकिस्तान आर्मी खासकर इतनी प्रबल इसलिए हुई है कि ये कह के कि भाई हमको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इंडिया से। अगर पाकिस्तान आर्मी ना हो तो पाकिस्तान ना हो। तो मजाक में लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान आर्मी इज एन आर्मी विद अ स्टेट, और गैरिसन स्टेट तो है ही। इश्तियाक साहब की बात सही है, और ये भी बात सही है कि उसके पहले मलिकी ट्रेडिशन है। दिल्ली सल्तनत भी गैरिसन स्टेट था, अलाउद्दीन खिलजी भी बिल्कुल गैरिसन स्टेट ही चलाता था। तो पाकिस्तान की एलीट अपने को उसी कड़ी से जोड़ती है, ऐतिहासिक कड़ी से। ये बात नहीं भूलनी चाहिए। तो अब सवाल आता है कि भाई भारत कर क्या सकता है? अभी अब जैसे कि बॉर्डर क्रॉसिंग हमने बंद कर दी, ठीक है, उससे पाकिस्तान को कुछ नुकसान होगा, लेकिन उससे नुकसान अफगानिस्तान को भी होगा। अब किशमिश अगर आप खरीद रहे हैं
या अखरोट खरीद रहे हैं जो कि अफगानिस्तान का है, या पिस्ता खरीद रहे हैं, तो महंगा हो गया भारत के किसी कंज्यूमर के लिए। ठीक, तो उससे नुकसान हमें भी है, लेकिन हमें तो छोटा नुकसान है। असली नुकसान जो है अफगानिस्तान को होगा। हमारे लोग पॉलिसी ऐसी, मतलब आप जो कह रहे हैं ना, जो लॉबी आईएस वाली जो डिसाइडिंग है। अब आप देखिए कि भारत के एक सैनिक शहीद हुए थे जिनका नाम है मुदासिर, और उनको शहीद होने के लिए शौर्य चक्र दिया गया। उनकी मां को पाकिस्तान भेज रहे हैं अब कि वो पीओके की रहने वाली हैं। अरे तो पीओके को तो हम अपना मान रहे हैं ना। तो यह मतलब अब भारत से जो हिंदू है उनको डिपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुओं के नाम पे यहां आके वो मार गए जो मिलने आए। मतलब एक पॉलिसी का ऐसा फेल्योर नजर आता है कि आप नहीं देखें, आईएएस सर्वगुण संपन्न है, बड़ा प्रिय है नरेंद्र मोदी का, बनाए ना, फिर वही पॉलिसी बना ले। तो यथार्थ यह है कि पॉलिसी मेकिंग के नाम पे तो कलंक हैं हम, दिमाग लगाना ही नहीं है। काफका स्टेट है, लेकिन वो अलग बात है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान से दिक्कत क्या है आपको, पाकिस्तान आर्मी। तो डिटरेंस एक चीज होती है। एक जनरल साहब मुझे समझाए कि भाई डिटरेंस नहीं, अब हमको कंपेलेंस सोचना चाहिए। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बहुत इस पे अध्ययन किया कि भाई कोअर्शन करिए कि आप, डिटरेंस ये है कि ये लक्ष्मण रेखा है, अगर ये आपने पार किया तो मैं आप पे वार करूंगा, चलिए ठीक। कंपेलेंस क्या है कि मैं आपका व्यवहार बदलना चाहूं। तो भारत की ओर से हम क्या चाहेंगे कि भाई पाकिस्तानी आर्मी एक जिहादी ना भेजे। मुंबई भेज चुके हैं, 26/11/2008 में हुआ था, वो भी फेलियर था हमारा, बहुत बड़ा फेलियर था। उस पर कभी अगली दफे बात करेंगे। फिर जो है उसके पहले 1990 में कांधार में प्लेन पहुंच गया था, वो भी फेलियर था, बहुत बड़ा फेलियर था हमारा। तो ऐसे ऐसे अटैक हो गए। तो हमको ये बिहेवियर बदलना है। अच्छा, इसको अगर बदलें तो क्या करें? अब मेरे इजरायली दोस्त तो महाखुराफाती हैं, तो वो बोले कि यार टपका दो ना 2-4 पाकिस्तानी जनरलों को, फ्रांस cut heads and play football with them। तो उन्होंने कहा कि भाई हम ईरानी जनरल्स को टपका देते हैं, हम तो जब चाहें, जिसे चाहें, जहां चाहें ईरान में मार देते हैं। तो तुम पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहे हो ये काम? दाऊद इब्राहिम को क्यों नहीं टपकाया तुमने आज तक? इजरायली हंसते हैं, वैसे नहीं हंसेंगे। अगर आप उनके साथ बैठिए, 2-4 जाम लगाइए, फिर हंसते हैं कि भैया क्या कर रहे हो तुम लोग। न्यूक्लियर साइट्स हिट कर दें आप, उनके जहां उनका फिसाइल मटेरियल है, उनके पार वो है, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हम छोड़ देंगे, बिल्कुल हम पूरी धरती को मिटा देंगे, महाकाल हैं हम। तो उन्होंने बोला कि भाई आप जो है, अगर आपको बदलना है तो उनको कॉस्ट पे करनी होगी ना। तो ठीक है, एक इंडस वाटर ट्रीटी है, एक है आप सिलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, वो आप करना चालू करिए। आप उनकी न्यूक्लियर साइट्स हिट करिए। अब जैसे 2008 के अटैक्स के बाद जो है एक पोर्ट है जो है केती बंदर, वहीं से ये लोग आए थे, उसको हिट कर सकते थे। ठीक, अब जैसे इस्लाम कोर्ट है, वहां पे बहुत बड़ा बॉर्डर के पास में है, बहुत बड़ा वहां पे एक कोल का प्लांट बन रहा है और चीनी इन्वेस्टमेंट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, आप उसको हिट कर सकते हैं। इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी से बहुत आगे है, आप नेवी से उनका मतलब ब्लॉक कर सकते हैं, उनका जीना हराम कर सकते हैं। करने को 100 चीजें हैं अगर आप दिमाग लगाएंगे। अगर बाबू राज रहेगा, अगर आपको आईएएस चलाएगा तो कुछ नहीं करेगा, क्यों? मरियल सा होगा जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम की कोचिंग से आया है, उसके पहले और कोचिंग करके आया है, उसमें
महाधारी सिंह दिनकर वाली बात है ना, क्षमा पूजती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो जो हमारा आईएएस है, जो आईपीएस है, उसको तो चोरी से फुर्सत नहीं है ना। तो और अगर उनके इशारों पे चलेंगे तो फिर ठीक है। और जनरलों का भी वही हाल हो गया है। जनरल भी जो हैं उपासक हैं, चरण वंदना करते हैं, चरण धो के पीते हैं। तो जब तक आप में सीधी सटीक सोच नहीं आएगी समाज में, और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगे, तब तक आप पाकिस्तान के खिलाफ एक क्लियर एक्शन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि बहुत अहम चीज है ये, मेरे एक मिलिट्री इंटेलिजेंस के दोस्त ने बात कही, बड़ा तेज आदमी है, बहुत पढ़ता लिखता दिग्गज है। उसने बोला कि यार क्लाउज़विट्ज़ तुमने भी पढ़ी है? मैंने बोला हाँ भाई। वो एक बहुत बड़े जर्मन मिलिट्री फिलोसोफर थे क्लाउज़विट्ज़। वो बोलते थे कि भाई वॉर इज नथिंग बट डिप्लोमेसी थ्रू वायलेंस। तो आपका एम क्या है, पहले तो वो निर्धारित करिए। इमोशन में बह के अगर कुछ करेंगे तो कोई काम ठीक नहीं होगा, इमोशनल अत्याचार ही होगा। तो उससे निकलें आप। तो करना क्या चाहते हैं? पाकिस्तान मिलिट्री को तोड़ना चाहते हैं? अच्छा, जिहादी फैक्ट्री वहां तोड़ना चाहते हैं? बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं? जो एक साहब ने कहा कंपेलेंस लाना चाहें, सिर्फ डिटरेंस नहीं, डिटरेंस से आगे कंपेलेंस। तो शायद इंडस वाटर ट्रीटी ठीक है उसको तोड़ना, लेकिन उसका असर देखते हैं इसी साल होगा या कई साल बाद होगा, शायद और कई तरीके हैं। लेकिन अगर ये करना है, अगर हमने निर्णय लिया कि भाई बॉडी बिल्डर बनना है, तो फिर पूरी कचौड़ी नहीं खा पाएंगे। फिर व्यायाम से भाग नहीं पाएंगे। तो फिर आपको अपनी इंटेलिजेंस सुधारनी होगी, आपको अपने ऑपरेशंस सुधारने होंगे, आपको अपना जो है टेक्नोलॉजी इत्यादि सुधारनी होगी। आपको जैसे एक दफे आप निर्णय लेते हैं ना कि भाई मुझे फुटबॉल खेलना है, तो ड्रिबलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, पोजिशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आपने निर्णय लिया स्विमिंग करनी है तो आप लैप्स लगा रहे हैं। जो भी करना है उस हिसाब से फिर आपको ढालना होगा और तैयारी करनी होगी। तो फिर भारतवर्ष को करनी होगी। फिर आप जो हैं इस तरह की नौटंकी नहीं कर सकते अग्निपथ की तरह। ऑपोजिशन सरकार और नौटंकी सरकार और ऑपोजिशन दोनों कर रही है। सरकार क्या कर रही है कि हम नानी याद दिला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कद्दू में तीर मार देंगे। ठीक है, कैसे? उसके लिए तैयारी कर रहे हैं क्या? 2014 से आप सत्ता में हैं, आपने डैम कितने बनाए हैं कश्मीर में? पैसा खूब लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि लोगों ने ये सोचा डेवलपमेंट कर देंगे, पैसा अगर सऊदी का आ जाएगा, कतर का आ जाएगा, तो आतंकवाद कम हो जाएगा, चला जाएगा। वो बात सच है कुछ हद तक, लेकिन पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि वहां आपको भारत के बाकी लोग बसाने हैं। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। तो डेमोग्राफी अगर वहां नहीं बदल पाए आप, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान ने तो बदल दी है ना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां ले जाके बिहारियों को बसा दीजिए, पर वहां कुछ तो हो ना। मैंने कहा कि पारसी बसें, मारवाड़ी बसें, सिख जाएं, क्रिश्चियन मिशनरी ही चले जाएं, वहां स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल चलाएं, वाकई वो मल्टीकल्चरल जगह बने, तो बहुत जरूरी है। तो वो सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक, ऑपोजिशन क्या है? वो हमेशा इस समय भी रॉबर्ट वाड्रा जैसा कलाकार ही है ना, मतलब न रूप न रंग, टिंगा सा 2 फुटिया, और शादी कर लिया प्रियंका गांधी से, तो कलाकार आदमी तो है। और अनर्गल बकवास कर रहा है वो, तो ये नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा, थोड़ा सा एकाग्रचित्त होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, और उसके बाद
अगर सीधी सटीक सोच हुई तो सब संभव है। जी सर, ये ऐसे नेता जो हैं ये सभी जगह होते हैं। रॉबर्ट वाड्रा का, बिलावल भुट्टो के बारे में एक फैक्ट है सर, हमारे राजस्थानी में एक शब्द चलता है सतमासिया, यानी जो 7 महीने में पैदा हो जाए, कि वो मां के पेट में नहीं खटाया। तो बिलावल भुट्टो सतमासिया है, उसका जन्म प्रीमिच्योर हुआ है 2 महीने पहले। अगर आप उस हिस्ट्री को देखेंगे तो इसकी मां ने खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इलेक्शन की डेट जो डिसाइड की, जो उस समय जियाउल हक थे, उन्होंने मेरी डिलीवरी डेट के दिन डिसाइड की थी, लेकिन ये 2 महीने पहले हो गया तो मैं आराम से चुनाव लड़ पाई। तो प्रीमिच्योर संतानें अक्सर ऐसे बयान देती है, और ऐसे सभी जगह हैं देश दुनिया में। नहीं, बिल्कुल है, सत्य है, लेकिन युद्ध के समय आपको केंद्रित करना पड़ता है अपना ध्यान, संघर्ष के समय केंद्रित करना पड़ता है, और ऐसे इस्लामिक टेरर अटैक के बाद आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुसीबत जाने वाली नहीं है। पाकिस्तान के जैसे जैसे हालात खराब होंगे वैसे वैसे पाकिस्तान भारत के साथ टेंशन चाहेगा, क्योंकि एक ही चीज पाकिस्तान को एक रखती है, वो है हिंदुस्तान के लिए नफरत। और पाकिस्तान आर्मी का एक ही रेज़ों d'être है, एक ही कारण है उसके रहने का, इतना पैसा होने का, अफसर माला माल होने का, कि देखो वो राक्षस भारत हमको खा जाएगा, हम ही हैं जो बचा रहे हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी और एक जिहादी, एक मदरसे वाले समाज से, जहां जिहादी बहुत हैं, आप कैसे उनके साथ पेश आएंगे, कैसे कैसे उनसे पाला पड़ेगा, ये सोचना तो पड़ेगा। और मैंने अभी चीन की बात भी नहीं की है, क्योंकि इस अटैक के बाद ऐसा ना हो कि हम कश्मीर में उलझ जाएं। नॉर्थ ईस्ट उबल रहा है, नॉर्थ ईस्ट उबल सकता है। बांग्लादेश अब हमारे हाथ के बाहर है। शेख हसीना काफी भारत से मित्रता रखती थी, अब हमारे मित्र बांग्लादेश में सत्ता में नहीं है, और चीन की फौज म्यांमार में आ चुकी है। तो सिर्फ कश्मीर में भय नहीं है, कश्मीर में जो ये उथल पुथल है उसकी वजह से ऐसा ना हो कि ध्यान हमारा नॉर्थ ईस्ट से उठ गया या उठ जाए और नॉर्थ ईस्ट में आग लग जाए। जी सर, एक और चीज है कि जैसे कश्मीर में एक टूरिज्म के शुरू होने से अच्छा इकोनॉमिक माहौल बना, अब वो एक बार फिर से क्या देखते हैं इसको, कि अगर मान लो ये टूरिज्म पे ही तो अटैक था सीधा सा। मैंने कहा ना कि अब टूरिज्म कम हो जाएगा। उसके बाद जैसे, हाँ, उसके बाद जैसे ये जिहादी सस्ते होने वाली बात आप अक्सर करते हैं। तो मैंने यही कहा ना, किल टूरिज्म, किल टूरिस्ट, किल टूरिज्म। फिर क्या होगा, मैंने ये बात पहले ही कह दी, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो असंतोष बढ़ेगा। यही तो गेम प्लान है उनका, कि भाई कश्मीर में हालात अच्छे ना हों। अगर हालात अच्छे नहीं हुए तो हम कश्मीर को एक न एक दिन ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, मुस्लिम मेजॉरिटी क्या, मुस्लिम का ऑलमोस्ट कंप्लीट मेजॉरिटी, और कश्मीर हमारा भाग है, ये पाकिस्तान मानता है, दिल से मानता है, दिमाग से मानता है। तो पाकिस्तान कश्मीर चाहता है। हाँ, ये बात। और कश्मीरी बहुत से भारत में रहना चाहते हैं, लेकिन बहुत से ऐसा भी है जो पाकिस्तान में जाने को तैयार हैं, बहुत से आजादी चाहते हैं। मुझे कश्मीरी स्टूडेंट मिले आईआईटी गांधीनगर में, जो कि मेरे मुंह पे बोलते थे कि जिन्ना सही था, मुसलमानों की आज के दिन कोई हैसियत नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, और कश्मीर में बहुत अत्याचार हो रहा है, और कश्मीर चाइना के पास भी चला जाए तो बेहतर है वो हिंदुस्तान से। ऐसे ऐसे कश्मीरी। मेरा ही विद्यार्थी था दाढ़ी वाला, क्योंकि ये मुझसे बात किया और ये खुल के बात कर रहे थे आईआईटी गांधीनगर में, गुजरात में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रदेश में। तो ऐसी बात नहीं है कि
ये संवेदना नहीं है। भाई स्लीपर सेल कल्यूजन तो है ना, तो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल कश्मीर पेचीदा है, वो बात बड़ी उसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, इस्लाम भी है, उसमें आइडेंटिटी भी है, उसमें इकोनॉमिक्स भी है, सब कुछ मिला जुला के खिचड़ी है। आपने बड़ी बात कही कि पाकिस्तान दिल से ये मानता है और व्यवहार में मानता है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। मैंने अभी एक जो बात कही, जो मुदासिर वाली बात कही, भारत सरकार ने 60 ऐसे लोगों को डिपोर्ट किया है। मुदासिर जिसकी मां 45 साल से कश्मीर में रह रही है, वो पीओके में पैदा हुई थी, उसकी पत्नी और समेत 60 लोगों को, ऐसे लोगों को जो पीओके के हैं, उनको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया। आप पीओके को अपना हिस्सा ही नहीं मान रहे, उसका मतलब खुद ही, भले ही हमारे कब्जे में नहीं है। तो यह सोच का अंतर। भाषण तो अमित शाह ने दिया है कि अक्साई चीन के लिए जान दे देंगे, पीओके हमारा है। तो मेरे हिसाब से भाषणबाजी कम हम लोग दें। अगर वाकई हमारा है तो काम करिए ना, उस हिसाब से अपनी इंटेलिजेंस सुधार लीजिए ना। इंटेलिजेंस आपकी बिल्कुल गटर में है, सबको पता है। इंटेलिजेंस के लोग बोलते हैं जी, पुराने चीफ बोलते हैं, यंग अफसर बोलते हैं। आप ही को नहीं दिख रहा है क्या? और सिर्फ ये गलती अमित शाह और नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये तो सारी सरकारों की रही है शुरू से, 47 से। हमने कभी इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं दिया और हमने कभी ठीक से मिलिट्री पे ध्यान नहीं दिया, और हमारी डिप्लोमेसी छुरी कांटा सर्विस है। उसका मतलब क्या है? मतलब अंग्रेज बनते हैं बहुत ज्यादा, वही उसकी तरह, हमारे एएस दुलत की तरह। अगर दुलत कहीं और होते तो दुलत्ती खाते। बिल्कुल सर। यहाँ हीरो बने फिर रहे हैं लेफ्ट के और इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया के। यथार्थ तो ये है कि हमारी जो डिप्लोमेसी है, अधिकांश लोग एक नोट नहीं लिख सकते कायदे से। अंग्रेजी का जो है इनको अ नहीं आता है, इंग्लिश का ई नहीं आता है, लिख ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते ठीक से, और ऐसे तिरछे बनते हैं, सूट बूट पहन के, छुरी कांटा पहन के इस्तेमाल करके, जैसे कि एकदम हीरो। तो आपकी डिप्लोमेसी तो ऐसी है कि शिमला एकॉर्ड, मतलब यू वन द वॉर एंड यू लॉस्ट द पीस। आपको मिला क्या? इतने प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, मेरे पिताजी ने बताया कि उनको 6 अंडे मिलते थे रोज के। अपने सिपाही को हम देते थे डालडा की पूड़ी और आलू, उसको मिलते थे पाकिस्तानी सिपाही को 6 अंडे और मीट ऑन हूफ। मतलब मीट ऑन हूफ मतलब जिंदा बकरा, जिससे वो खुद जो है जिबा करे, हलाल करे। आपने जो है आपको उल्लू बनाया जुल्फिकर अली भुट्टो ने। तो आप तो डिप्लोमेसी आपकी कुछ डिलीवर नहीं कर पाती है, हार्ड नोज्ड है नहीं। तो विश्व गुरु आप बनते फिरते हैं, G20 में पैसा बहाते हैं। G20 में पैसा बहाने का क्या फायदा हुआ? G20 में आप कश्मीर वगैरह ले गए, कुछ मिला आपको? G20 के तुरंत बाद BBC हर जगह यही कहा गया कि भाई नरेंद्र मोदी मर्डरर है, ये तो सिखों को मरवा रहे हैं कनाडा में और यूएस में। तो नैरेटिव मैनेजमेंट तो कुछ है ही नहीं, अभी भी नैरेटिव मैनेजमेंट 0/0 है। ये भी नहीं कह पा रहे हम कि इस्लामिक टेररिज्म अटैक था। हम पाकिस्तान आर्मी और इस्लामिक टेररिस्ट को एक साथ पिन भी नहीं कर पा रहे, कोई अच्छा लेख नहीं लिख रहे। फाइनेंशियल टाइम्स में आज के दिन मैंने देखा कि लिखा क्या है, अंडरमाइनिंग द इंडस वाटर्स ट्रीटी इम्पेरिल्स इंडियन सिक्योरिटी। अच्छा जी, ये लिखा भी है किसी सुनील साहब ने। तो नैरेटिव वॉर तो नैरेटिव वॉर ही नहीं, नैरेटिव मतलब आप अपना बना ही नहीं पाते, वॉर तो बहुत दूर की बात है। और नैरेटिव वॉर आप 47 से हारे हैं पाकिस्तान से। तो आपकी डिफेंस, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी तीनों जो है एमेच्योरिश है, तीनों डामाडोल है।
फिर आप विश्वगुरु बनने फिरते हो, बल्ब घुमाते फिरोगे, कैसे बनोगे? बॉडी बिल्डर बनना है, लेकिन हलवा भी खाना है, फिर जलेबी और रबड़ी और इमरती सब खानी है। 56 इंच की छाती थोड़ी होगी, 56 इंच होगी फिर। बिल्कुल हलवाई ऐसे नहीं चलता है। जी बिल्कुल। वही तो कश्मीर चलिए, में जी सर, अच्छी बात हुई आज। सर बहुत धन्यवाद आपको। कश्मीर पे हमें बहुत अलग नज़र की आपने बातें बताई कि जिस पे आमतौर पे ध्यान नहीं जाता कि इकोनॉमी अगर खराब हुई, इकोनॉमी कमज़ोर हुई कश्मीर की, तो निश्चित तौर पे मिलिटेंट्स और यहाँ स्थानीय मिलिटेंट्स और बढ़ेंगे, गतिविधियाँ और ऐसी होगी जो ठीक नहीं होगी कुल मिला के। और यह पाकिस्तान की सेना का एक एजेंडा था, पाकिस्तान के शासन का एजेंडा था, जिसने भारत में एक बार फिर से यह माहौल खड़ा कर दिया है। जिस माहौल ने बड़े सवाल उठाए हैं सिस्टम पे, व्यवस्था पे, सरकार पे, प्रधानमंत्री पे, गृह मंत्री पे, तमाम बिंदुओं पे अतुल जी ने हमें विस्तार से जानकारी दी। सर एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूं और आप दर्शकों से अपील करता हूं कि हमें बताएं कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और अगले वीडियो के लिए किन बिंदुओं पे बात की जानी चाहिए, कमेंट करके बताएं। साथ ही फेर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।